हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे समिट हुए हैं, उन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ए टू जेड सारी ही चीज़ें आपको इसी सेशन में मिल जाएगी, ताकि आपको और कोई चीज़ें या फिर और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो पर्यावरण सम्मेलन से रिलेटेड। तो यदि ये सेशन आप पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर सारी ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको साइकोलॉजी यहाँ पर दी जाएगी, आपको संस्कृत यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की यदि आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे, पूरा सेशन आप देख लीजिए। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में। चलिए सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। पर्यावरण सम्मेलन जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर PDF इसका चाहते हैं, वो या तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर इज़ 8770803840 पर। आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ ये लिखना है PDF, और जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं इतना सा आप मैसेज करेंगे, आपको PDF वहाँ पर दे दिया जाएगा। चलिए पर्यावरण सम्मेलन की बात करने में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं, कौन कौन से सम्मेलन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग स्टॉकहोम घोषणा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जितनी भी जंगली वनस्पतियाँ या फिर प्रजातियाँ जो कि लुप्त होने वाली है, उसके लिए जो सम्मेलन है, उसके लिए एक जो कन्वेंशन है, सिटीज़ उसे बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग जानेंगे CMS क्या होता है, नैरोबी घोषणा क्या हुई थी, वियना सम्मेलन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ब्रुडलैंड की रिपोर्ट क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, अर्थ समिट क्या है, UNFCCC क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है और एजेंडा 21 क्या है। आज के सेशन में हम लोग इन सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। देखिए रामसर कन्वेंशन है क्या, यहाँ पर आप कुछ नम भूमि देख पा रहे हो, ये नम एरिया देख पा रहे हो। तो इसी प्रकार के नम एरिया को बचाने के लिए, इसी प्रकार के नम एरिया को संरक्षित करने के लिए, इसी प्रकार की दलदली भूमि को संरक्षित करने के लिए लाया गया है रामसर कन्वेंशन। नाम क्यों रखा गया है, क्या पीछे के कारण है, सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो रामसर कन्वेंशनल जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए एक विश्व स्तरीय प्रयास है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, ईरान में ये बात हुई थी, तो यह रामसर कन्वेंशन जो है ईरान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर करना क्या होगा, भविष्य के लिए झीलों एवं नम भूमि का संरक्षण विषय पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार, इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी और जापान के सहयोग से किया गया था। कौन कौन इसके अंदर सम्मिलित थे, तो देखो ईरान में है। ठीक है, ईरान में ये स्थित है, ये सबसे पहली बात हो गई। इसका थीम क्या था, थीम ये था कि भविष्य के लिए झीलों एवं नम भूमि का संरक्षण करना। हम लोग फ्यूचर में ये जो झील है, ये जो छोटी छोटी झीलें हैं जिनका पानी खत्म होता जा रहा है, ये जो नम भूमि एरिया है जो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को अपने अंदर समेटे हुए है, इसको संरक्षित करना लक्ष्य है। तो इस पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार, देखो भारत सरकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, राजस्थान सरकार और इंटरनेशनल लेक एनवायरमेंटल कमेटी जो कि जापान में है, इन तीनों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। बढ़ते शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण विश्व भर में झीलों को अनेक प्रकार की क्षति पहुंची। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि छोटी छोटी झीलें जो हैं बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान होता जा रहा है, वो ख़त्म होती जा रही है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानून बनाया था, और 1971 में क्या किया था, नम भूमि पर एक अपनी भागीदारिता यहाँ पर निभाई थी, खुद से आगे रहकर अपनी भागीदारी जो है, अपनी सक्रियता जो है उसको यहाँ पर शो किया था। फिर एक और बात करें, थोड़ा सा इसके डीप में हम लोग जाएं, तो चिल्का झील के पुनरुद्धार के लिए भी रामसर कन्वेंशन अवार्ड जो है भारत सरकार को दिया गया है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, उसका संरक्षण करने के लिए भी यहाँ पर जो है रामसर संरक्षण अवार्ड, ये एक प्रकार का अवार्ड है जो कि नम भूमि जो होती है या फिर झीलें जो होती है उसको संरक्षित करने का कार्य करते हैं, उनको दिया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसको बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार में भोपाल में एक झील है
वहाँ भोपाल में आपने देखा होगा झीलों की नगरी बोला जाता है, बहुत सारी झील आती है, तो भोपाल नगर को भी झीलों के संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और झीलें तथा नम भूमि के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1984 में इस प्रकार का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा इसके बाद 2 वर्ष के अंतराल में विश्व के विभिन्न भागों में ये सम्मेलन जो है, ये रामसर कन्वेंशन नम भूमि को लेकर जो ये सम्मेलन है हमेशा से चलता आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है 1984, से हम लोग ऐसे बोलेंगे 1984 में किया गया था। पहली बार 1971 में जल संरक्षण के लिए भारत ने आगे रहकर सक्रिय भागीदारिता निभाई थी और 1984 में ये कन्वेंशन जो है हर साल, ये हर दूसरे साल 2 साल के अंतराल में इसे आयोजित किया जाता है। तो स्थापना वर्ष क्या हो गया, स्थापना वर्ष इसका हो गया 1971। शॉर्ट में यदि हम लोग रिवाइज करें, रामसर कन्वेंशनल का स्थापना वर्ष है 1971। उद्देश्य क्या है, संरक्षण और स्थायी के लिए आर्द्र भूमि का प्रयोग करना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। जल पक्षी सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है, भारत इसका हिस्सा है और वर्तमान में भारत में 27 रामसर स्थल अभी स्थित है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। स्टॉकहोम घोषणा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहली बार इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, 119 देशों ने पहली बार एक साथ एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया है कि एक ही पृथ्वी मतलब कि सभी एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, सभी एक साथ रहते हैं, तो इस पृथ्वी की रक्षा करना सभी देशों का दायित्व है, न कि केवल भारत का, न कि केवल जापान का, सभी देशों की रक्षा करना इसका बहुत बड़ा दायित्व है। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की भी शुरुआत हुई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तभी से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और 5 जून को जैसे कि ये हुआ था, तो तभी से 5 जून को जो है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब ये स्टॉकहोम सम्मेलन है क्या, स्टॉकहोम क्या है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 इसे बोला जाता है। इसका नाम, प्रॉपर नाम स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें करना क्या है, नॉर्मली पर्यावरण की रक्षा से ये संबंधित है। पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, इसका यहाँ पर दायित्व हो गया, इसका एक बोल सकते हैं मेन यहाँ पर लक्ष्य हो गया। ठीक है, और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस घोषणा पत्र में 26 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, जिसमें से मेन हम लोग देख रहे हैं। मानवीय पर्यावरण की घोषणा की गई थी कि पर्यावरण के प्रति मानव को कैसे भागीदारिता अपनी निभानी है, क्या क्या कार्य मानव यहाँ पर कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, तो उसके लिए प्रस्ताव रखा गया। नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव, कि कोई भी नाभिकीय परीक्षण यहाँ पर कर रहा हो तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे सहमति लेनी होगी। कोई भी छुपकर, कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश छुपकर जो है नाभिकीय परीक्षण जो है यहाँ पर नहीं कर सकता है। सभी देशों की यदि सहमति मिलती है तभी यहाँ पर परीक्षण हो सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन बुलाने के लिए सिफारिश, कि अभी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हो गया है, तो अगला स्टॉकहोम सम्मेलन कब करना चाहिए, इस पर भी इस बारे में बातचीत की गई थी। तो कुछ शॉर्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। सबसे पहली बात तो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। UNEP प्रोग्राम इसी के द्वारा आया था। ठीक है, और क्या क्या देखा, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। दायित्व क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा करना सभी का दायित्व माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में हो गई। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। सिटीज़ क्या बोलता है, जंगली वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन और जीव। ठीक है, ये सिटीज़ का यहाँ पर फुल फॉर्म होगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लिश में यदि आप इसका नाम देखना चाहें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ऑल्सो नॉन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका के वॉशिंगटन DC में ये हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कंट्री में ये हुआ था। इसमें क्या करना है, जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हमारी फ्लोरा और फोना है, जो जीव है, जो पेड़ पौधे हैं, ये विलुप्त होने जा रहे हैं, इनको क्या करना है, इनको बचाने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। तो ये सिटीज़ करती क्या है, इसे हमने देख लिया, हिंदी में वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। जो भी विलुप्त प्राय जीव है या फिर जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनको यहाँ पर बचाना है।
ठीक है, ये बात हो गई मेन सिटीज़ के बारे में। इसमें 1963 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप इसे तैयार किया गया। 1963 में सिटीज़ का प्रस्ताव लाया गया था। 1973 में, मतलब जस्ट 10 साल के बाद इसे ओपन किया गया और जस्ट 1 जुलाई 1975 को इसे सब जगह लागू कर दिया गया था। मतलब सभी देशों को क्या करनी है, अपने देश में रहने वाले विलुप्त प्राय जो फ्लोरा और फोना है इनकी रक्षा करना इनका दायित्व है। जो कंट्री सिटीज़ के अंदर आती है उन सभी का यहाँ पर दायित्व है कि वो इनकी यहाँ पर जीवों की जो विलुप्त प्राय जीव हैं उनकी यहाँ पर रक्षा करें। तो कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, 1973 में हस्ताक्षर हो गए थे, साइन हो गया था। 1975 से सब जगह इसको लागू कर दिया गया था। संकटग्रस्त जो है यहाँ पर प्रजातियों की सुरक्षा करना, उनसे प्राप्त प्रजाति और उत्पाद है उनको यहाँ पर संरक्षित करना, इसे वॉशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कितनी चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़ ली? 3 चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ ली है रिवाइज करते हुए चलो। रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने देख लिया, जो कि ईरान में हुआ था, 1971 में हुआ था। भारत सरकार को चिल्का झील का जो पुनरुद्धार है उसके लिए अवार्ड मिला हुआ है। भोपाल झील के संरक्षण के लिए सरकार को अवार्ड मिला हुआ है। रामसर कन्वेंशन कहाँ पर है, ये साइट कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है, और 1984 में पहली बार बातचीत हुई थी इसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। दूसरा हमने पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, 1972 में आया था। ठीक है, 5 जून का जो प्रस्ताव था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का इसी दिन डिसाइड किया गया था, क्योंकि 5 जून 1972 को पहली बार बैठक हुई थी। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम की शुरुआत भी स्टॉकहोम सम्मेलन से ही हुई है। स्टॉकहोम सम्मेलन का कार्य क्या है? ऑप्शन कुछ यूँ बनेंगे: झीलों का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, विलुप्त प्राय जीवों की रक्षा करना, या फिर प्रवासी प्रजातियों की रक्षा करना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा करना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरे पॉइंट पर मूव करें। तीसरा पॉइंट क्या है? सिटीज़ के बारे में, जैसे कि अभी हम लोग पढ़कर आए। सिटीज़ का कार्य क्या होता है? 1963 में बात हुई थी। ठीक है, 1973 में साइन हुए 10 साल बाद, और इसके जस्ट 2 साल बाद 1 जुलाई 1975 को ये सब जगह लागू कर दिया गया। जितनी भी विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं इनकी रक्षा करना यहाँ पर इसका दायित्व होता है। विलुप्त प्राय फ्लोरा फोना है, सभी की रक्षा करना यहाँ पर सिटीज़ का दायित्व है। जो भी कंट्रीज़, जो भी देश इसके दायरे में आते हैं वो सभी सिटीज़ के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको सिम्बल्स भी यहाँ पर बताती जा रही हूँ कि कौन सा जो राष्ट्र है या फिर जो सम्मेलन है उसका सिंबल क्या है। तो ये आप देख पा रहे हैं, प्रवासी प्रजाति सम्मेलन CMS, इसका ये सिंबल है। ऐसे ही हमने सिटीज़ का देखा, ऐसे ही हमने स्टॉकहोम सम्मेलन का देखा, और ऐसे ही हमने रामसर कन्वेंशन की साइट देखी। तो CMS क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। जो प्रवासी प्रजातियां हैं जो भारत के बाहर से आती है, प्रवासी प्रजातियां, जैसे कि चिल्का झील जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाहर से बहुत पक्षी आते हैं। तो CMS भी वही है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। इन पर क्या किया गया? इन पर एक कन्वेंशन, एक बोल सकते हैं सम्मेलन किया गया, जहाँ पर इन सब की देखरेख करने का कि किस तरीके से हम लोग और आमंत्रित कर सकते हैं प्रवासी प्रजातियों को। इसके लिए ये CMS ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष 1979 है, 80 में एक कम। लक्ष्य क्या है? वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर सम्मेलन। जो प्रवासी प्रजाति होते हैं, जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ होते हैं, उन पर क्या करना है? उन पर हमें सम्मेलन करना है। उन पर क्या करना है? उनका हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। कुछ नाम इसके देख लेते हैं। बॉन कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। ज़्यादा आपको CMS नहीं दिखेगा, आपको क्वेश्चन में बॉन कन्वेंशन ही दिखेगा। आपको क्वेश्चन में सिटीज़ नहीं दिखेगा, आपको क्वेश्चन में वॉशिंगटन सम्मेलन दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 नाम होते हैं, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपसे पूछे बॉन कन्वेंशन क्या है, तो एक प्रकार से CMS ही है। माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो प्रवासी प्रजाति है उनका संरक्षण करने का कार्य कब आया था? 1979 में आया था। कितने देश हैं? 129 देश है। ठीक है, 129 देश अभी तक इसका हिस्सा बन चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी, इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर ही क्या किया जाता है? प्रवासी जो पक्षी है, पर्यावरण में पक्षी भी आ जाएंगे तो पक्षी की सुरक्षा करना भी दायित्व है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी CMS के बारे में। कन्वेंशन हो गया, सम्मेलन हो गया, किसके ऊपर हो गया? माइग्रेटरी स्पीशीज़ के ऊपर। अगले पॉइंट की हम लोग बात करें, नैरोबी घोषणा। नैरोबी जो है केन्या में है। ठीक है, क्या चीज़ बताई गई है? स्थापना कब हुई थी? नैरोबी घोषणा कब हुई थी? क्या बातचीत की गई थी? सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। 1982 में ये आया था।
ठीक है। सन यहाँ पर भूलना नहीं है क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग जो है 5वें पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। CMS इससे पहले पढ़ चुके हैं। नैरोबी 1982 में हुआ था। स्थायी विकास प्राप्त करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है? पर्यावरण का नैरोबी सम्मेलन, नैरोबी घोषणा 1982 में आया था। 5 दिसंबर 1980 को यूनाइटेड नेशन की जो सभा हुई थी, महासभा जो हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमने जो 1972 में, याद करो, स्टॉकहोम सम्मेलन दूसरे नंबर पर पढ़कर आए हैं। रामसर के जस्ट बाद स्टॉकहोम सम्मेलन हमने पढ़ा। वहाँ पर जो हमने एक स्टॉकहोम सम्मेलन किया था, जहाँ पर हमने राष्ट्र को बुलाया था, उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। जैसे हम लोग हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही स्टॉकहोम सम्मेलन को 10 साल पूरे हो चुके थे, ठीक है। तो 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उसकी वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई। कहाँ पर मनाई गई? नैरोबी, केन्या में मनाई गई। इसलिए जो है 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए नैरोबी में 10 से 18 मई 1982 तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कितने देश आए थे? जिसमें 105 देश आए थे। क्या किया इन्होंने? वहाँ पर जाकर बातचीत करी कि हमने जो स्टॉकहोम सम्मेलन में जितनी भी रूल्स बनाए थे, जितने भी रेगुलेशंस बनाए थे, वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं और कितना और उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें, स्टॉकहोम सम्मेलन कितना सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन के जस्ट 10 साल के बाद जो है हमारा नैरोबी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए चलना है। जब तक चीज़ों को आप कनेक्ट करके नहीं चलोगे, एक भी सन हमें याद यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बात करें, वियना सम्मेलन क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। चलो, द वियना कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए वियना प्रोटोकॉल, वियना समझौता को अपनाया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। इसमें क्या बोला गया है? स्थापना कब हुई है? 1985 में हुई है। लक्ष्य क्या है? ओजोन परत को बचाना लक्ष्य है। इसमें क्या है? ये कानूनी रूप से, मतलब ऐसा कोई कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा। सभी देश अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार यहाँ पर पर्यावरण में जो ओजोन परत है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको क्या करना है? सभी देशों को क्या करना है? सभी देशों को सुरक्षित करना है। इसके लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कमेटी रखी गई थी, एक योजना बनाई गई थी। सभी ने बैठकर वहाँ पर एक लक्ष्य बनाया कि हम लोग कैसे, हर एक देश कैसे ओजोन परत को यहाँ पर सुरक्षित कर सकता है। चलिए, अगला प्रोटोकॉल आपको क्या दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो इसका जो सिंबल है, इसका जो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। सन के नीचे जो भी रहते हैं, सूर्य के नीचे जो भी रहते हैं, उनकी लाइफ को यहाँ पर केयर करना है, उनकी लाइफ की सुरक्षा करनी है। मतलब सेम चीज़ जो कि अभी हम 1985 की वियना प्रोटोकॉल, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोटोकॉल, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया में जो वियना सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर ओजोन परत को बचाने की बात कही गई थी, सेम ही है। ओजोन परत के संरक्षण की बात है। 1985 के जस्ट 2 साल बाद 1987 में हुआ था। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत को जो क्षरण करने वाले पदार्थ हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी गैसेस है, उनको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। उनके उपयोग पर हमें नियंत्रण यहाँ पर लगाना होगा। तो यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल को हिंदी में बोला जाता है रूल्स, नियम बनाना, क्योंकि वियना कोई भी रूल नहीं था। वियना कन्वेंशन जो था, उसमें कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती थी, ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स बनाना आवश्यक हो गए। पर्यावरण जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान में था, बहुत ही ज़्यादा खतरे में था, इसलिए कुछ रूल्स बनाना आवश्यक हो गए थे, ठीक है। सभी देशों ने मिलकर इस संधि को स्वीकार किया और ये कानूनी बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब कि रूल तोड़ने पर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा जुर्माना लगेगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस देश के ऊपर, ठीक है। तो वियना सम्मेलन में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कानूनी कार्रवाई उस देश के ऊपर की जा सकती है। केवल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को लक्षित करे, मतलब मेन टारगेट यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण होने से रोकना है। 7 चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक और पढ़ने के बाद पहले रिवाइज करेंगे, फिर अगली चीज़ पढ़ेंगे। ब्रूडलैंड रिपोर्ट क्या है? ये एक प्रकार की रिपोर्ट है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समय ही की गई थी। इसका लक्ष्य सतत विकास,
ठीक है। सतत विकास मतलब डेवलपमेंट होता रहे, सतत विकास की अवधारणा यहाँ पर दी गई थी। ब्रूडलैंड रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा दी गई थी। इसे शॉर्ट में SDG के नाम से जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। हर साल जो है रिपोर्ट आती है जिसमें भारत का भी स्थान होता है, कभी 130वां होता है, इस तरीके से कि कौन सा विकास कंटिन्यू डेवलपमेंट, कौन सा देश जो है यहाँ पर कंटिन्यू अपना डेवलपमेंट करता जा रहा है, कंटिन्यू ग्रोथ करता जा रहा है। ठीक है, इसमें 25 से 30 पॉइंट को रखा जाता है, जैसे पर्यावरण के मामले में हो गया, लोगों की हेल्थ के मामले में हो गया, और लोगों को सुविधाएं देने के मामले में हो गया। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान में रखकर सतत विकास जो है प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि ब्रूडलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में, अर्थ समिट के बारे में, कि ये समिट है क्या। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, और इसे रियो घोषणा भी बोला जाता है क्योंकि ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। क्या क्या चीज़ें कब हुआ था, सबसे पहली बात तो ये 1992 में हुआ था। लक्ष्य क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1992 में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। आप चाहें तो प्रीवियस जितने भी अभी तक हमने सम्मेलन वगैरह पढ़े हैं उसमें कितने देश ने पार्टिसिपेट करा था वो याद रखें ना रखें, आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था, मतलब इतने देश ने यहाँ पर भाग लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए। ठीक है, इसके पश्चात इसी के बाद की कहानी जान लेते हैं थोड़ी सी। इसके पश्चात 2002 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका जो है, इसका जो जोहान्सबर्ग शहर है, जोहान्सबर्ग शहर में फिर से आयोजन किया था पृथ्वी सम्मेलन में। इन्होंने जो भी टारगेट रखे थे, जो भी लक्ष्य रखे थे, क्या वो इनके द्वारा पूरे कर लिए गए हैं क्या। 26 सिद्धांत यहाँ पर रखे गए, 172 देश आए, 27 घोषणा पत्र, 27 तरीके के जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर साइन किए गए। जैव संरक्षण का इन्होंने टारगेट रखा कि हम लोग जीवों को संरक्षित करेंगे। इसे रियो घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। एजेंडा 21 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और 2002 में, साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका सम्मेलन हुआ था, ये चेक करने के लिए कि हम लोग जो पृथ्वी सम्मेलन किए थे, क्या हमने जो रूल्स वगैरह बनाए थे क्या वो कंप्लीट हुए, कोई देश ऐसा तो नहीं है कि पीछे रह गया हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस कहानी को छोटा सा अपन शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या था, एक कहानी बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो है हमें आवश्यकता थी पानी की। ठीक है, तो 1971 में क्या हुआ, रामसर सम्मेलन हुआ ईरान में। ठीक है, जहाँ पर राजस्थान सरकार, भारत सरकार का जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है और जापान की सरकार है, आगे रहकर उन्होंने प्रयास किए। रामसर सम्मेलन, ठीक है, 1971 में, सन यहाँ पर याद रखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 1971 में रामसर सम्मेलन हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, 1 साल हुआ, कुछ ना कुछ हमें हर साल नया करना ही होता है। रामसर कन्वेंशन बना लिए 1972 में। चलो पानी को तो आपने संरक्षित कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पर्यावरण को भी तो संरक्षित करो। तो 1972 में क्या हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, बहुत सारे, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1972 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ साल निकले, 1975 में क्या हुआ, अब 1973 में हस्ताक्षर हुए थे, 1975 में सब देशों में लागू हुआ था। तो आप चाहें तो 73 भी याद रखना और 75 भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। किसकी बात की जा रही है, सिटीज़ की बात की जा रही है, जो क्या करेगी, फ्लोरा फोना जो है, जैव प्रजातियाँ जो कि विलुप्त होने वाली है, फ्लोरा फोना, उनकी रक्षा करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 1971 में पानी की रक्षा पर बात की गई, 1972 में पर्यावरण की रक्षा पर बात की गई, 1973 में साइन हुआ था, लेकिन पारित करते करते क्योंकि जैव प्रजातियों को भी रक्षित करना था, पेड़ पौधों को भी रक्षित करना था, तो 2 साल और एक्स्ट्रा लग गए। 1975 में सिटीज़ पर साइन किए गए, सिटीज़ पर हस्ताक्षर किए गए। थोड़ा सा और अगर अपन आगे बढ़े, 1975 तक कहानी सेट थी। 1979 में क्या हुआ, 1979 में आते आते CMS की स्थापना हो गई। आपने पानी की रक्षा कर ली, आपने पर्यावरण की रक्षा कर ली, आपने विलुप्त प्राय जीवों की रक्षा कर ली, लेकिन बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं, बाहर से जो प्रवासी पक्षी, प्रवासी प्रजातियां आ रही है, हम लोग उनको सुरक्षित क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो फिर यहाँ पर कन्वेंशन ऑन माइग्रेंट स्पीशीज़ के ऊपर एक सम्मेलन किया गया। बाहर से जो आने वाली प्रजातियाँ उनका आप संरक्षण कैसे करोगे, वो बात यहाँ पर की गई। तो 1971 की बात हो गई, 1972 की बात हो गई, 1973 या फिर 75 आप इसको मान लो, दोनों मान लो, क्योंकि 73 में हस्ताक्षर हुए थे, 75 में लागू हुआ था हमारा सिटीज़। फिर 1979 की बात हो गई कि बाहर से आने वाली प्रजातियों को भी सुरक्षित कर लिया। सब कुछ यदि अच्छे से चल रहा है तो अब क्या समस्या हुई, अब उनको ये चेक करना था, देशों को ये चेक करना था कि 1972 में जब हम लोग साथ में बैठे थे, जब हमने स्टॉकहोम सम्मेलन किया था, जब हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, जब हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, तो क्या ये सभी देश जो है अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए 1982 में नैरोबी केन्या में बातचीत के लिए वर्षगांठ मनाई गई। किसकी? इसकी वर्षगांठ मनाई गई। 10 साल पूरे हो चुके थे, तो एक तरीके से मान लो बर्थडे मनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन का 1982 में। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वर्षगांठ मनाने के बाद इनको पता चला हम लोग पानी तो बचा रहे हैं, हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग विलुप्त जातियों की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग बाहर से आने वाले मेहमानों की रक्षा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, प्रवासी प्रजातियों को बचा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हमने एक गलती कर दी, हम लोग पर्यावरण संरक्षण तो कर रहे हैं लेकिन हमने ओजोन परत पर ध्यान नहीं दिया। तो 1985 में सभी लोग वापस से मिले, फिर उन्होंने इस बात पर डिस्कस किया। मतलब अपन ये कहानी बना रहे हैं, आप इसको ऐसा रियल मत समझ जाना कि उनसे ये गलती हो गई, बस उनको ये चीज़ें याद आती गई, सम्मेलन होते गए, हम तो सिर्फ कहानी बनाकर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। 1985 में वियना, ऑस्ट्रेलिया के वियना में सभी लोग बैठे, अपने यहाँ से भी गए, वियना में गए, बातचीत हुई, ठीक है, कि क्या हो रहा है पर्यावरण संरक्षित करने में, हम लोग ओजोन परत को कैसे भूल गए, ठीक है, तो नॉर्मल बातचीत हुई। 85 तक सब वापस अपने घर आ गए। फिर 1-2 साल में उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पर क्या कर दिया गया, कानून बना दिए गए कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उनको यहाँ पर हम लोग सज़ा देंगे, ठीक है। 1987 में कहाँ पर बैठे सब लोग, पहले तो ऑस्ट्रिया में मिले थे, फिर ये वापस आए कनाडा में। ऑस्ट्रिया से कहाँ आ गए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है, 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में है तो सब लोग कनाडा में मिले। यहाँ पर कानून बना दिया गया कि जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसको क्लास के बाहर निकाल दिया जाएगा, वैसा वाला कानून बना दिया गया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर साथ के साथ इतनी सारी बातचीत हो गई, इतने कानून बना दिए गए, तो फिर देखा गया कि अब आप हमारी बात मानो ना मानो, अब हम एक काम करते हैं, इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला गया ब्रूडलैंड रिपोर्ट के नाम से, कि आपका देश कितनी प्रगति कर रहा है, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा कोई भी देश आगे नहीं आएगा। तो सभी देशों के बीच में कंपटीशन कर दिया गया कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो टॉप लिस्ट में रहेगा। तभी ब्रूडलैंड रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें सतत विकास का लक्ष्य रखा गया। चलो, अब इतने सारे काम कंप्लीट करने के बाद सब कुछ बहुत परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पानी हो गया, ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन हो गया, रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, यहाँ पर बाहर प्रजातियाँ जो थी फ्लोरा फोना उनका संरक्षण हो गया, बाहर से आने वाले प्रजातियों की रक्षा हो गई 1979 में। 1982 में वर्षगांठ मना ली, 1985 में ओजोन परत के ऊपर बातचीत कर ली, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कानून बना दिया, 1987 में SDG रिपोर्ट ब्रूडलैंड रिपोर्ट बना दी, सतत विकास लक्ष्य का टारगेट रख लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब मुझे आप बताओ कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग याद नहीं करते तो भूल जाते हैं। हम लोग पृथ्वी सम्मेलन को भूल चुके थे, हम लोग जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इसके 10 साल हो गए थे, 1982 हो गए थे। कहीं हम इन सारी चीज़ों को, जो 1972 में जो चीज़ें हुई थी, इनको भूल तो नहीं गए। 1982 में हमने वर्षगांठ बिठा ली थी नैरोबी में। 1992 में वापस से इस बात को डिफ़ाइन करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही सारे देशों के बीच में, तो वापस से 172 देश आसपास बैठे, सभी साथ में आए, सभी ने बातचीत करी 1992 में। तो इसको ऐसे बोला जाता है 1972 के 20 साल के बाद कौन सा सम्मेलन मनाया गया, तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा 1972 के जस्ट 20 साल के बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया गया? सारी चीज़ें चेक करनी थी कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, नई चीज़ों का उसमें एडिशन करना था। ठीक है, इसीलिए 172 देश आसपास बैठे और उन्होंने इस नियम को बनाया। जैव संरक्षण करने का टारगेट रखा गया, 27 घोषणा पत्र रखे गए, 26 यहाँ पर सिद्धांत अपनाए गए। रियो घोषणा या फिर एजेंडा 21 के नाम से पृथ्वी सम्मेलन को यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है,
8 ही पॉइंट अपन ने रिवाइज़ कर लिए हैं, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेन खेल यहाँ पर आपका सन है, जो आपको सन दिए हुए वो मेन खेल खेल कर जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ें हमने रिवाइज़ कर ली है। नहीं याद हो रहा है, एक बार और वीडियो प्ले करके देखना शुरू से। UNFCCC यानी कि UNFCCC के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये UNFCCC क्या है, ये इसका यहाँ पर सिंबल आप देख पा रहे हो, कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे चीज़ें काम करती है। नाम देख लो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक क्वेश्चन यूँ पूछा हुआ था, UNFCCC में लास्ट वाला जो C है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो लास्ट वाले C का मतलब है चेंज। अब ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ये चीज़ क्या है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एक और चीज़, नई चीज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, UNFCCC जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से ही समझ आ रहा है यहाँ पर हमारा जो परिवर्तन है उसकी बात हो रही है, क्लाइमेट की यहाँ पर बात हो रही है, वातावरण की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, UNFCCC जो है कब आया था, 1992 को आया था, 9 मई 1992 को आया था। जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। जलवायु परिवर्तन जो इतने बदलाव हो रहे हैं, इतनी जलवायु परिवर्तित हो रही है, पृथ्वी जो इतनी गर्म हो रही है, ग्लेशियर जो इतने पिघलते जा रहे हैं, सभी के बारे में बैठकर यहाँ पर चर्चा की गई। और एक दिन नहीं चर्चा की गई, 3 तारीख से लेकर 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके लिए इसे ओपन किया गया। फिर इसके बाद 21 मार्च 1994 को जो है ये सब देशों में, सब जगह, पूरे देश में जितने भी देश हैं सब जगह इसे लागू कर दिया गया था। जलवायु परिवर्तन जो है, इतने परिवर्तन आ रहे हैं जलवायु के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, वो क्यों आ रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर जांच करने के लिए सभी देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, एक बार और आप चाहें तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। मेन यहाँ पर नाम है कि UNFCCC का यहाँ पर नाम क्या है, कब आया था, 1992 में आया था। क्या चाहता क्या है इसमें, UNFCCC चाहता क्या है हमसे, कि जो सभी देश जो हैं इतनी सारी हार्मफुल गैसेस जो इंडस्ट्रियल माध्यम से रिलीज़ हो रही है, इन सबको रोकना, इन सब पर रोक लगाना यहाँ का मेन टारगेट था। क्योंकि इन सब की वजह से जलवायु हमारे देश की, हमारी पृथ्वी की परिवर्तित होती जा रही है। यहाँ पर अचानक ही आंधी आ जाती है, अचानक तूफान, अचानक बाढ़ आ जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में जानकारी के लिए सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर 9 मई 1992 को किया गया था। ठीक है, और सब जगह कब लागू हुआ, 1994 में लागू हुआ। तो मेन खेल यहाँ पर 1992 का है। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है। जापान के क्योटो में ये संधि हुई थी। कितने देश है, इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि नैरोबी केन्या में हम लोग देख रहे थे, नैरोबी केन्या में 105 देश थे, तो वहाँ पर 105 देशों के झंडे लगे हुए थे। देखो, आपने यदि नहीं देखा है तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, नैरोबी केन्या वाला, ये 105 देश आए थे नैरोबी केन्या में, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन की बातचीत के लिए आए थे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कितना सक्सेसफुल हुआ। तो ये नैरोबी जो है केन्या में जो हेड क्वार्टर है उसका आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्योटो प्रोटोकॉल का जो लोगो है वो इस तरीके का है। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, प्रोटोकॉल का हिंदी मीनिंग होता है रूल्स। तो क्योटो, जापान का जो क्योटो शहर है, वहाँ पर किन देशों ने मिलकर रूल्स बनाए थे, तो इसका नाम ही क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया। ये किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल भी हमारा जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। कब आया था, 1997 में आया था। ठीक है, 1997 में आया था, क्योंकि 1992 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन आया था। उसी के साथ साथ ही किस पर बात कर ली गई, UNFCCC ने जो जलवायु परिवर्तन पर बात कर ली। 1992 तक ठीक लग रहा था, लेकिन फिर देखना पड़ा, 1997 में देखना पड़ा क्या हम लोग सही से काम कर रहे हैं क्या। तो सभी लोग कहाँ गए, जापान गए, जापान में मिले। 84 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। लक्ष्य क्या था, पृथ्वी के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, पृथ्वी के टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल करना, इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात हो गई। देखो, वियना प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। फिर हमने देखा कि हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था, वियना 1985 में हुआ था, ओजोन वाला। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ओजोन परत वाला। फिर क्योटो परिवर्तन जो है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा जलवायु से संबंधित है। पृथ्वी का तापमान जो इतना बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना लक्ष्य रखा गया। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और 2005 को इंटरनेशनली सभी देशों के द्वारा, सभी देशों में जो है इसका कानून लगा दिया गया। कितने देश गए, 84 देशों ने जापान जाकर इस पर समझौते पर साइन किए। सभी देश पर्टिकुलर वहाँ पर जाकर अपने अपने साइन कर आते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पर, इस पेज पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इस MOU पर, इसको इंग्लिश में MOU बोला जाता है,
जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम इस पर साइन करने वाले हैं, हम ये अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, उसे MOU बोला जाता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब उस पेपर पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है आप उस हर एक चीज़ को मानते हैं, फिर आप अपने वहाँ पर साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अब रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है? एक तरीके से कन्वेंशन की यहाँ पर बात हो रही है। ये इसका सिंबल है रॉटरडैम का। कहाँ पर हुआ था ये? नीदरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। क्या चीज़ें बताई गई थी यहाँ पर? औपचारिक रूप से कुछ खतरनाक रसायनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन। कार्य क्या है? अभी हमने देखा कि सब कुछ सही से चल रहा है। पृथ्वी सम्मेलन हम लोग गए थे, मतलब हम लोग गए थे मीन्स कि भारत देश ने 1992 में पार्टिसिपेट किया। जलवायु परिवर्तन की बात करी, वहाँ पर भी इस चीज़ पर बात हुई थी कि किसान भाइयों की मदद करो, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो है कीटनाशक खतरनाक जो दवाइयाँ होती है उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। उस टाइम पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन इतना सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिया गया। तो वापस से 24 फरवरी 2004 को अलग से कन्वेंशन रखा गया, रॉटरडैम कन्वेंशन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इसके आयात के संबंध में कि कितने आप खतरनाक रसायनों का प्रयोग कर रहे हो, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग रॉटरडैम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एक बार और पूरा हम लोग यहाँ पर रिवाइज भी कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहे। एक बार और एजेंडा 21 को समझ लेते क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अभी अपन ने देखा कि पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था जो कि 1992 में हुआ था, जो कि आपको पता है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके 10 साल बाद नैरोबी केन्या में उस पर एक वर्षगांठ मनाई गई थी। उसके 10 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन में हमने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, क्या सभी देश उसको फॉलो कर रहे हैं? तो 172 देश वहाँ पर गए थे, बैठे थे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। तो साथ के साथ वहाँ पर एक एजेंडा 21 मैंने आपको बताया था कि इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो एजेंडा 21 क्या है? प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए एक समिट है। इसके कुछ टारगेट रखे गए थे। पर्यावरण एवं विकास के मध्य मुद्दों को समझा जाए, पर्यावरण को समझना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए, ज़्यादा डिपेंडेंट हम उन चीज़ों पर ना रहे जो ख़त्म हो सकती है। हम लोग सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो सकते हैं, हम लोग पवन ऊर्जा पर डिपेंड हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मूव करने के लिए ऊर्जा के कुशल तरीके अपनाए गए। किसान भाइयों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए, प्रदूषण फैलाने पर दंड लगाया जाए, भारी अर्थदंड लगाया जाए, और बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं सरकार अपने हिसाब से, हर एक देश अपने अपने हिसाब से योजनाएं यहाँ पर बनाता रहे। ठीक है, हर एक देश को आगे रखकर अपने देश की रक्षा करनी पड़ेगी। जो देश अपने अच्छे से रक्षा करेगा मतलब कि वो पूरे पर्यावरण की यहाँ पर रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये रॉटरडैम कन्वेंशन और एजेंडा 21 की कहानी हो गई। अब हम याद कर लेते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक की कहानी को। हम लोग कहाँ से आए थे? हम लोग आए थे पानी को बचाते बचाते। स्टार्टिंग में प्रदूषण इतना नहीं था, ऐसा मानकर चलो। तो हम लोगों ने सोचा कि रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में है, वहाँ से हम लोग पानी को बचाते हुए चलेंगे। 1971 की कहानी है। जब हमने पानी को बचा लिया तो हमने देखा कि हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई पर्यावरण की रक्षा, जिसे स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना गया। ठीक है, 1971 का क्लियर है कहानी, 1971 की कहानी क्लियर है। अब 1972 की कहानी स्टॉकहोम भी क्लियर है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? 1973 में साइन हुए और 1975 में लागू हुआ। कौन? सिटीज़। फ्लोरा फोना की रक्षा करनी है क्योंकि ये प्रजातियां विलुप्त होने वाली है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन हम तो मेहमानों के बारे में भूल गए। 1979 में मेहमानों की भी देखा गया कि मेहमानों की भी रक्षा करो, प्रवासी जो प्रजातियाँ हैं उनकी भी रक्षा करो। ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हम लोग ओजोन परत को भूल गए। ठीक है, उससे पहले नैरोबी केन्या में एक सम्मेलन हुआ था। इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। किसकी? स्टॉकहोम सम्मेलन की। 1985 में क्या हुआ? वियना प्रोटोकॉल हुआ। जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसको बचाने के लिए। 1987 में एक और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जो कि कनाडा में हुआ था। ठीक है, वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो हमारा कनाडा में हुआ था। ठीक
ठीक है। इसमें भी क्या किया गया, ओजोन परत का संरक्षण किया गया, लेकिन नई चीज़ ये रही कि यहाँ पर जो है कानून बना दिए गए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, साथ के साथ हमने देखा एक ब्रूडलैंड रिपोर्ट भी बना दी कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा कोई भी देश आगे नहीं आएगा। तो एक रिपोर्ट बना दी गई, हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है कि कौन सा देश इसमें टॉप पर आता है। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की रिपोर्ट आई। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, 1987 तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर हमने देखा कि 1972 में जो हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन करके आए थे, फिर 1982 में हम लोग जो इसकी वो मनाए, वर्षगांठ मनाए। फिर हमने क्या करा, इसके जस्ट 20 साल बाद यानी कि 1972 के 20 साल बाद हमने एक पृथ्वी सम्मेलन बिठाया। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में सबको बुलाया, 172 मेहमानों को, 172 देशों को हमने बुलाया। और फिर क्या किया, फिर हमने देखा कि हमने जितने भी एजेंडा अपनाए थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस देखे थे, क्या हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या 5 दिसंबर को सारे ही देश मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर अपनाई गई 1992 में, ठीक है। उसी के साथ 1992 में क्या हुआ, UNFCCC ऑर्गेनाइज हो गया। UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन की बात भी की गई कि जलवायु जो परिवर्तित हो रही है, पृथ्वी जो इतनी गर्म हो रही है, पृथ्वी का तापमान जो इतना बढ़ रहा है, इसको भी कम करो। तो ये 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन के आसपास ही आ गया था। फिर 1997 में एक बार और बात की गई, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में ही बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल की, जहाँ पर वापस से वही जलवायु से संबंधित ही बात की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। 2005 तक सारे ही देशों को एक हिदायत दे दी गई कि आपको इन सभी का पालन करना है। फिर एक रोटरडैम कन्वेंशन हुआ। रोटरडैम कन्वेंशन क्या है, जो हानिकारक जो रसायन होते हैं उन सभी का क्या है, आयात वगैरह सब पर जानकारी रखी जाए, उसके लिए 2004 में इसका आयोजन किया गया, जिसे रोटरडैम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो कि नीदरलैंड में हुआ था। डन, यहाँ तक पूरा डन है। एक चीज़ अपन ने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि अपन ने जब पढ़ा था पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, 172 देश वहाँ पर भाग लिए थे। उसी के थोड़े समय बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका में, जो कि जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वापस से मीटिंग बिठाई गई। वापस से वहाँ पर इन सभी के बारे में, पृथ्वी सम्मेलन में जो जो भी शर्तें रखी गई थी उन सभी के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई, ठीक है। जैव संरक्षण, एजेंडा 21, इन सब के बारे में वापस से यहाँ पर चर्चा की गई, ठीक है। आई थिंक कि यह कहानी जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ जुड़ पाएँ, हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएँ। तो आज की यदि मैं बात करूँ पर्टिकुलर, आज के सेशन में आपको सुबह 6 बजे ये सेशन मिला है, और शाम को 6 बजे आपकी एक सरप्राइज़ स्पेशल क्लास है। तो आप सभी ग्लोबल वर्ल्ड चैनल पर 6 बजे आकर अपनी न्यू क्लास, अपनी सरप्राइज़ क्लास देख लेना, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और यदि आपके पास समय है तो इस कहानी को आप टाइप कर लीजिए, या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप इसको टाइप करिए। जब भी आप इसको टाइप करेंगे, इसका एक एक शब्द आपके माइंड में स्टोर होता चला जाएगा, क्योंकि टारगेट यही है। इस वीडियो को सिर्फ 10 मिनट की इन्फॉर्मेशन थी, इस वीडियो को इतना लंबा बनाने का लक्ष्य यही है कि आपने अपना समय दिया है, आपने अपना यहाँ पर 40 मिनट दिए हैं, तो 40 मिनट आपके ऐसे हों कि आप परमानेंटली इस चीज़ को याद कर लो, फिर कोई भी सन आपको बीच में आकर कंफ्यूज ना करे, ठीक है। इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। अगला जो EVS का टेस्ट होगा, सारे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐसे ही सेट करूँगी, सारे ही आंसर आपको लाइव वहाँ पर चेक करना होगा। तो जो स्टूडेंट सबसे अच्छे से पढ़ लेगा, नोट्स वगैरह बना लेगा, वो अच्छे से वहाँ पर 30 में से 30 स्कोर कर लेगा। तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना स्कोर लाइव टेस्ट में करना है। अब तो आपकी इज्जत का सवाल है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को एक बार और देखकर लिख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पर इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ओके। मिलते हैं शाम को 6 बजे वाले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।